अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर है वो आपकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं पता। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में भी गाइड किया जाएगा कि आप लोगों के कौन से प्रैक्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करें। सो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की हैं इन सालों में, और आप लोगों का जो कन्वेंशनल प्रैक्टिकल्स का तरीका हुआ करता था वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अब आपका प्रैक्टिकल भी ब्राय नाम ही प्रैक्टिकल है, वो भी आपकी थ्योरी ही है। उसमें भी आप लोगों ने कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करनी, रादर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आप लोगों ने प्रॉपर्ली आंसर करना है, और वही आप लोगों का प्रैक्टिकल है। सो आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक्स और वाइवा भी ख़त्म कर दिया गया है। प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टीचर कह रहे हैं तो भी आप लोग ना बनाएं, ठीक है। आप लोग बिला वजह अपना टाइम उन चीज़ों में वेस्ट ना करें। और यहाँ पे हम आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं। सो पार्ट 1 में जो प्रैक्टिकल्स हैं बच्चों, इसमें टोटल 11 प्रैक्टिकल्स हैं, और इन 11 प्रैक्टिकल्स में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए गए हैं रेड में। सो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन बच्चों, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा लग रहे हों कि 21 प्रैक्टिकल्स किस तरह से तैयार कर किए जाएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ 2 वीडियोस में इन तमाम प्रैक्टिकल्स को कवर कर लेंगे जो कि आगे आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पहले तमाम 11 प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे, और सेकंड वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आप लोगों के पार्ट 2 के 10 प्रैक्टिकल्स को कवर किया जाएगा। सो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ और आप लोगों के प्रैक्टिकल्स की बहुत क्विकली प्रिपरेशन हो जाए। सो पार्ट 1 में जो आप लोगों के 11 प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में आपका तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, ये प्रैक्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इनके अलावा भी बाकी तमाम प्रैक्टिकल्स बहुत ईजी हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार ये पॉइंट रीइंफोर्स कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हम लोग बहुत क्विकली इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लेंगे। पार्ट 2 जो आप लोगों का प्रैक्टिकल्स का है उसमें आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल 7th, 9th एंड 10th, ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और पार्ट 2 जो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बताए जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के मोस्टली प्रैक्टिकल्स डायग्राम बेस्ड होंगे, ठीक है। इनमें आप लोगों को डिफरेंट डायग्राम्स दी जाएंगी, और आप लोगों ने जितने भी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपका पहला प्रैक्टिकल है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरियन, एनाबिना, सो इन तीनों की डायग्राम्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उनकी लेबलिंग, उनका नाम, ठीक है। सो ये जो मेन चीज़ें हैं पार्ट 2 में आपने डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर के सोल्यूशन को। सो इस तरह का आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, और आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में मॉडल पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स कंटेन amylase and starch which were incubated at different temperatures. The rate of starch digestion in each sample was recorded and shown in figure given below. सो आप लोगों ने देखना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले आपने इस ग्राफ को एनालाइज करना है। सो बच्चों, इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हो क्या रहा है, आप लोगों ने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ले ली, ठीक है। अपने माइंड में लाएं कि आप लोगों ने क्या किया है। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं, आपके पास 5, 6 या 7, 8 जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स हैं वो आप लोगों ने ले ली। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है बच्चों। आपने क्या किया, आपने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स ली और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया, और स्टार्च सोल्यूशन के डालने के बाद हर टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने अमाइलेज एंजाइम डाल दिया। 2 काम आपने किए, आपने टेस्ट ट्यूब्स ली, आपने हर टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च सोल्यूशन डाला, और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने अमाइलेज एंजाइम डाल दिया। अब आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्चेस को डाइजेस्ट करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करवा देता है ग्लूकोज में, ठीक है। सो अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्चेस को कन्वर्ट करवा देता है ग्लूकोज में। सो यहाँ पे आप लोगों ने हर टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्चेस डाले हुए हैं और अमाइलेज डाले हुए हैं। अमाइलेज क्या करेगा, अमाइलेज उस स्टार्च को डाइजेस्ट करवा देगा। अब आप लोगों ने क्या किया, आपने हर टेस्ट ट्यूब को डिफरेंट टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज आपने पहली टेस्ट ट्यूब को रख दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरी को आपने 10 पे, 20 पे, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से आपने हर टेस्ट ट्यूब को डिफरेंट टेम्परेचर पर इंक्यूबेट कर लिया, और आप लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखा ऑन द एक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और उन पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है।
जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, आपके एंजाइम की जो काम करने की सलाहियत है वो चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे आप लोगों ने हर टेस्ट ट्यूब को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा। डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से क्या हुआ कि किसी में अमाइलेज जो है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, किसी में अमाइलेज बिल्कुल काम नहीं कर रहा और किसी में बहुत स्लोली काम कर रहा है। ठीक है, सो उसकी बेसिस पे आप लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और इस तरह से आप लोगों के ग्राफ में ये जो क्रॉसेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स बन गए कि आप लोगों का जो टेस्ट ट्यूब है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना स्टार्च डाइजेस्ट कर रहा है माइलेज, आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है, आपके 35 डिग्री पे कितना हो रहा है, आपके 70 डिग्री पे कितना स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है। सो इस बेसिस पे आप लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया और उसके बाद आप इन तमाम पॉइंट्स को, ये जो क्रॉसेस हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग अपने फिंगर्स के थ्रू इनको मिला लेंगे। ठीक है, और आपके पास एक कर्व बन जाएगा। इस कर्व के बाद आप लोग ये देखेंगे कि आपके जो मैक्सिमम स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस पे आपको बताया जा रहा है रेट ऑफ स्टार्च डाइजेशन आर्बिट्रेरी यूनिट्स। ठीक है, सो मैक्सिमम स्टार्च जिस पॉइंट पे डाइजेस्ट हो रहा है, मैक्सिमम स्टार्च के लिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो 42 पे प्लॉट किया गया है। सो 42 पे आप लोग नीचे देखेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना बनेगा। सो ये तकरीबन आपका टेम्परेचर बन जाता है 35 से 37 के अराउंड। सो ये है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस पे आपका एंजाइम मैक्सिमम एक्शन शो कर रहा होता है। ठीक है, सो इस तरह से आप ग्राफ को रीड करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉइन द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन लाइन ग्राफ एंड एस्टिमेट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस एंजाइम। सो बच्चों, ये जितने भी क्रॉसेस आपको दिए गए हैं, आपने इन तमाम क्रॉसेस को ज्वाइन कर लेना है, मिला लेना है। मैंने इनको मिलाया इसलिए नहीं है क्योंकि फिर ये क्रॉस बिल्कुल गायब हो जाते हैं और आप लोगों को समझ ना आती। ठीक है, सो जितने भी क्रॉसेस आपको दिए गए हैं, आपने क्या करना है, आपने इनको एक लाइन के थ्रू, फ्री हैंड के थ्रू इनको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी यानी कि मैक्सिमम स्टार्च किस पॉइंट पे डाइजेस्ट हो रहा है। सो मैक्सिमम स्टार्च डाइजेशन आपकी हो रही है 42 और ये जिस टेम्परेचर पर हो रही है वो टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है, तकरीबन 37। सो आप लोगों का ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द अबव गिवन ग्राफ। सो बच्चों 35 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सो इस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्शन शो करेगा, मैक्सिमम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से एक्सीड हो चुका है टेम्परेचर। सो इस वजह से आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा स्टार्चेस डाइजेस्ट होंगे, जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड नो डाउट कि टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे कम स्टार्चेस डाइजेस्ट होंगे। सो अगर हम ग्राफ से इसको रीड करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी जो स्टार्च डाइजेशन की वैल्यू है वो 41 आ रही है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आपकी जो स्टार्च डाइजेस्ट हो रही है वो 10 यूनिट्स हो रही है। ठीक है, यानी कि स्टार्च डाइजेशन कम हो चुकी है। 41 से डिक्रीज़ होकर स्टार्च डाइजेशन कितने पे आ गई है, 10 यूनिट्स पर आ गई है। सो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की स्टार्च डाइजेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है और आपके जो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड करने की वजह से आपका एंजाइम डिनेचुरेशन की तरफ जा रहा है। Next question is state the effect of temperature on the rate of starch digestion from the above given graph. So बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है स्टार्च डाइजेशन पे। ठीक है, सो इसमें आप लोगों ने जो आपका थर्ड चैप्टर है एंजाइम्स, उसमें जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंजाइम एक्शन है उस वाले पैराग्राफ की समरी को यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली लिख देना है कि आपका टेम्परेचर जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, but only up to an optimum temperature. ठीक है, increasing temperature will increase the rate of enzyme action but only up to a point, एक ख़ास हद तक। This point is known as optimum temperature. ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारा टेम्परेचर कम है, हम 10 पे हैं, 12 पे हैं, 15 पे हैं और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी इंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जैसे ही हम लोग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर पहुंचेंगे हमारा एंजाइम मैक्सिमम एक्शन शो करेगा बिकॉज दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर और उसके बाद हमारी एक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और you can say that beyond this temperature, further increase in temperature will block the enzymatic activity because the enzyme will start its denaturation. Which products are produced when amylase act upon starch? So बच्चों, amylase जब भी starches पे work करता है so starch किस में convert हो जाता है, maltose में, and then maltose get converted into glucose. ठीक है, so starch क्या है, starch is a polysaccharide
और अमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि स्टार्चेस को डाइजेस्ट करता है। सो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा अमाइलेज एंजाइम और उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, एंड देन द माल्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विच इज़ अ मोनोसेक्राइड। ठीक है, सो स्टार्च पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होगा डाइसेक्राइड माल्टोज में और फिर डाइसेक्राइड कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द टेस्ट विच इज़ यूज टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो बच्चों जो भी आप लोगों की प्रोटीन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हमेशा बाययूरेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमेशा बाययूरेट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और बाययूरेट टेस्ट में आप लोग क्या करते हैं, बाय द वे आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपना प्रोटीन सैंपल डालते हैं जिस भी चीज़ को आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके एग्स में प्रोटीन होती है, सो आप एग का सैंपल डाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एंजाइम को, फॉर एग्जांपल पेप्सिन को आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, सो जो भी प्रोटीन है आप उसको डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, उस सैंपल को डालेंगे एंड देन आप लोग कुछ ड्रॉप्स डालेंगे बाययूरेट रिएजेंट के। ठीक है, जो कि आपकी लैब्स में बना बनाया आपको अवेलेबल है। बाययूरेट रिएजेंट को डालने के बाद अगर थोड़ी देर में आपका कलर वॉयलेट या पर्पल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके सैंपल में प्रोटीन्स प्रेजेंट थी। ठीक है, सो दिस इज अ टेस्ट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट और डेमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन अ सैंपल। Next question is predict the results of the sample with the amylase which was incubated at 15 degrees centigrade and 75 degrees centigrade and also suggest reasons. So बच्चों अगेन इसमें यही पूछा जा रहा है कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, अपने माइंड में लेकर आए, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने स्टार्च डाला हुआ है और दोनों के अंदर आपने अमाइलेज डाल दिया। ठीक है, अमाइलेज क्या है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। एक टेस्ट ट्यूब को आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब को आपने 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया। ठीक है, सो अब 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाली का तो आप लोग फ़ौरन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने बड़े टेम्परेचर पर आपका एंजाइम अमाइलेज कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएगा और वहाँ पे कोई स्टार्च डाइजेशन नहीं होगी। वो एंजाइम आपका कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो चुका है, डीनेचर हो चुका है, वो अब काम करने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है, सो 75 पे तो आपका ये होगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम है। सो यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन होगी लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन हो रही होगी लेकिन बहुत कम हो रही होगी। और क्यों हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में एंजाइम एक्टिविटी मौजूद है। सो ये आंसर आप लोगों के लिए लिख दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट दैट हाउ द सैंपल वॉट अमाइलेज स्टार्च डाइजेशन विच वॉज इंक्यूबेटेड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी टेस्ट ट्यूब में जिसमें स्टार्च डला हुआ है और जिसमें अमाइलेज डला हुआ है और जिस टेस्ट ट्यूब को आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रख दिया है, वहाँ पे आपका स्टार्च किस तरह से डाइजेस्ट होगा। अभी तो हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 पे नहीं पूछे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर आपका टेम्परेचर हो तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जनरेट हो जाती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका एंजाइम आपके स्टार्चेस के साथ, आपके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा सो ऑब्वियसली जो एंजाइम है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इन दिस केस अमाइलेज स्टार्चेस को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो स्टार्चेस की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपका थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दिखाई गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी आप लोगों का प्योरली जो है वो डायग्रामेटिकल होगा। ठीक है, डायग्राम्स बेस्ड होगा। सो ये आपको एक फंगस का लाइफ साइकिल दिखाया जा रहा है जिसमें ए और बी दिखाया जा रहा है। ठीक है, और आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है। सो बच्चों ए एंड बी का जो डिफरेंस है, कंपेयर एंड स्टेट एनी टू डिफरेंसेस इन द स्टेजेस ऑफ ए एंड बी गिवन इन द अबव डायग्राम। सो ए में आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाई जा रही है और बी में आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाई जा रही है। ठीक है, सिंपल से ये डिफरेंस है कि ए में जो है वो क्या हो रही है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेजिटेटिव हाइफी है। ठीक है, जो कि फंगस के हैं और कोनिडियोफोर फॉर्मेशन और सब चीज़ें, यहाँ पे आपका सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो जब भी सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो ऐसी रिप्रोडक्शन को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है इन विच ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड। और यहाँ पे जो आपके स्पोर्स इन्वॉल्व हैं दे आर द स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, सो आप लोग कहेंगे कि ए डायग्राम में क्या हो रही है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर्स।
जबकि जो आपका बी है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के प्रॉपरली मेल और फीमेल नहीं होते, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स हैं जिनकी मेटिंग के थ्रू आपके ज़ाइगोस्पोरेंजियम बनेंगे। सो ये जो बी डायग्राम है ये बेसिकली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रही है, इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स आर इन्वॉल्व, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड, और उनकी मेटिंग के थ्रू आप लोगों के पास रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 पेरेंटल स्ट्रेन्स इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स, एंड zygospores आर इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आप लोग बुक में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सार्कोडीना, जू फ्लैजुलेट्स, क्वानोफ्लैजुलेट्स, ये आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े हैं। सो उनमें से आप लोग किसी भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एमीबा को, पैरामीशियम को ड्रॉ करें, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आप एमीबा की, पैरामीशियम की डायग्राम ड्रॉ करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम एंड राइट डाउन इट्स फ्लोरल फार्मूला। सो बच्चों आप लोगों को टोटल 2 फ्लावर्स दिए गए हैं। हमारे वक्त में बहुत फ्लावर्स हुआ करते थे, अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बहुत आसान कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 फ्लावर्स हैं आपके पास, रोज़ा इंडिका एंड सोलेनम नाइग्रा, ठीक है। सो उनमें से बिल्कुल 2 डायग्राम्स में से एक की है ऑब्वियसली, और दूसरे की हो जाएगी। सो ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है इसको माइंड में रख लें, ये आपकी रोज़ का फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। ये किसका है? ये रोज़ जो आपके गुलाब के फूल होते हैं, ये उनकी फ्लोरल डायग्राम आपके साथ शो की गई है। सो इसको आप लोगों ने रीड करना है और उसकी बेसिस पे आपने फ्लोरल फार्मूला लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये फ्लोरल फार्मूला आप लोगों के पास लिख दिया गया है, के और ब्रैकेट में आपके पास 5 है, फिर C5, A इन्फिनिटी एंड G 1 to 5। इसका मतलब क्या है बच्चों? के आपके कैलिक्स को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि जो आपका फूल होता है उसके बेसिकली 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। फूल के 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सो कैलिक्स एंड करोला आपके फर्स्ट 2 वॉल्स हैं। कैलिक्स बेसिकली सेपल्स का वॉल्स होता है, ठीक है, जिसमें आपकी सेपल्स पाई जाती हैं। करोला बेसिकली पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। देन आपका एंड्रोशियम होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, एंड देन गायनेशियम होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। सो यहाँ पे के आपके कैलिक्स को रेफ़र कर रहा है। यहाँ पे इस फूल में आपकी 5 सेपल्स हैं, ठीक है। अगर कभी भी आप गुलाब का फूल उठा के देखें तो आपको उसमें 5 सेपल्स नज़र आएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है K5, ठीक है। करोला में आपकी 5 पेटल्स, तो गुलाब के फूल में आपकी 5 पेटल्स होती हैं। न्यूमरस वॉल्स हो सकते हैं लेकिन होंगी 5 पेटल्स, ठीक है। सो करोला इज़ मेड अप ऑफ 5 पेटल्स। देन आपका एंड्रोशियम है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स है, जिसमें आपके स्टेमन्स आ जाते हैं, एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल, और यहाँ पे वो आपके पास बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये इसमें आप देख सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम को आप लोग ऑब्जर्व करें। सो आपको सबसे जो बैरूनी वॉल नज़र आ रहा है ये आपकी सेपल्स हैं। देन आपके पास जो अंदर ब्लैक कलर की हैं ये आपके पास पेटल्स हैं। उसके बाद अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके एंड्रोशियम्स हैं जो कि स्टेमन को रेफ़र कर रहे हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे इसको इन्फिनिटी करार दिया है क्योंकि ये लातादाद है, ठीक है, बहुत सारे हैं। एंड देन आपके पास जो अंदर अगेन ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो आपके गायनेशियम है जो कि 1 से 5 तक हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कार्पस बी कहलाते हैं। सो ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अपने फ्लावर की वॉल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम को रीड कैसे किया जाता है और फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसको आप लोगों ने इसमें प्रिपेयर करना है। एंड द लास्ट डायग्राम इज़ फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्न एडियंटम, जो कि आपकी बुक में भी है और आपकी थ्योरी में भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आप लोगों ने सिंपली आइडेंटिफाई करना है 1, 2 एंड 3 को। सो बच्चों इसमें से 1 जो है ये आपका आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम इज़ फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट जो कि एग प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे जो आपसे पूछा जा रहा है ये आपका एंथ्रीडियम है विच इज़ मेल गेमेटोफाइट, और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। और आपका जो थर्ड पे लेबल किया जा रहा है ये आपके राइजॉइड्स हैं जो कि बेसिकली क्या हैं, ये आपके एंकरेज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये है आप लोगों का प्रोथैलस, और यू कैन से गेमेटोफाइट ऑफ अ फर्न, ठीक है। जो आपकी फर्न्स होती हैं, जो आपके एडियंटम है उसका गेमेटोफाइट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिसमें आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम और राइजॉइड्स आपको शो किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी बेसिकली आपकी डायग्राम्स बेस्ड होगा, ठीक है। सो उसमें आप लोगों ने डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, पार्ट बी की तमाम डायग्राम्स को।
So that's all about from today's video. Inshallah in the next video we will discuss about all the practicals of part 1. ठीक है, 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी इसी चैनल पर, और पार्ट 1 में हम लोग जो आपकी 2 वीडियोस होंगी उनमें से पहली वीडियो में आपके जो पहले 11 प्रैक्टिकल्स हैं उनको क्विकली कवर किया जाएगा और आप लोग मैजिकली उन प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और सेकेंड वीडियो में आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट 10 प्रैक्टिकल्स हैं उनका सलूशन, उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग शेयर की जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आप लोगों की एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। 30 मिनट्स के 2 वीडियोस होंगे आई गेस, और वो आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपके प्रैक्टिकल्स की। सो आंसर्स यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।